Today we will discuss the lecture number 17 of the current lecture series Fuel Chemistry. In this particular lecture we will discuss the gaseous fuels, its types and the ORSAT apparatus. तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैशियस फ्यूल की। जो गैशियस फ्यूल होता है उसकी आगे फर्दर 5 टाइप्स होती हैं: कोल गैस, नेचुरल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, कार्बोरेटेड गैस। तो जो कोल गैस होता है ये सेकेंडरी फ्यूल है। नेचुरल गैस जो है ये प्राइमरी फ्यूल है। सेकेंडरी फ्यूल, वाटर गैस इज द सेकेंडरी फ्यूल एंड कार्बोरेटेड गैस इज द सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल का डिफरेंस हमने पहले भी पढ़ा है कि जो प्राइमरी फ्यूल होता है ऐसा फ्यूल होता है जो एनर्जी का सोर्स हो और उसको हम एज इट इज यूज करते हो नेचुरली, उसको हम प्राइमरी फ्यूल कहते होते हैं। जबकि जो सेकेंडरी फ्यूल होता है द फ्यूल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी फ्यूल इट्स कॉल्ड द सेकेंडरी फ्यूल। यानी कि ऐसा फ्यूल जिसको हम प्राइमरी फ्यूल से डिराइव करते हो तो उसको हम सेकेंडरी फ्यूल कहते हो। तो इसके बाद हम इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होती है इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसमें जो मीथेन की परसेंटेज होती है वो 88.5% होती है, इथेन की 5.5% होती है, प्रोपेन की 3.7% होती है, ब्यूटेन की 1.8% होती है और जो दूसरी अदर्स गैसेज होती है उनमें 0.5% होती है। जो नेचुरल गैस होती है इसको बेसिकली हम अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेट्स पर इसका हम नाम देते होते हैं कि नेचुरल गैस है ये। इसमें सल्फर की जो अमाउंट होती है वो सल्फर जो प्रेजेंट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो हमने क्या करना होता है कि जो सल्फर होती है उसको रिमूव करवाना होता है नेचुरल गैस से। तो बेसिकली हम करते क्या होते हैं, ये जो सी एनजी यानी कि नाइट्रोजन गैस और उसके साथ जो H2S प्रेजेंट है तो इसका हमने रिमूवल करवाना था। तो इसके लिए हम दूसरे कंपाउंड्स को हम यूज़ करते होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और ये H2S की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेते होते हैं। और जो हमारी जो नेचुरल गैस होती है वो सल्फर से उसका सल्फर का रिमूवल हो जाता है और प्योरीफाई हो जाती है। आगे हम इसकी अगर एप्लीकेशंस देखें नेचुरल गैस की तो ये डोमेस्टिक फ्यूल है जो कि घरों में यूज़ होती है कुकिंग वगैरह के लिए। उसके अलावा इसको यूज़ करते होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आर्टिफिशियल प्रोटीन विच आर यूज फॉर एनिमल फूड, जो एनिमल फूड के लिए यूज़ होती है प्रोटीन। उसके अलावा यूज एज रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी कंपाउंड्स लाइक कार्बन ब्लैक, मेथनॉल, फॉर्मल्डिहाइड एंड यूरिया। सेकंड जो सी गैस है वो है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है। जब हम इसको यूज़ करना होता है तो हम इसको खुद आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते होते हैं। पिछली जो नेचुरल गैस थी वो नेचुरली एग्जिस्ट करती थी और उसको हम अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते होते थे। तो प्रोड्यूसर गैस की कंपोजिशन की बात करें, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अब इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि इसकी कंपोजिशन में दो चीज़ें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कोक या कोल से हम ले सकते हैं और नाइट्रोजन गैस जो कि एयर से लेते होते हैं। तो हम इसका मिक्सचर बनाते होते हैं, इनको रिएक्ट करवाते होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, तो रिजल्ट में बनती होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। अब इसके ड्रॉबैक्स, इसके लिमिटेशंस क्या होती हैं प्रोड्यूसर गैस के, इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ होती है हमें पता है ये पॉइजनस और किलर गैस होती है और ये हेमोग्लोबिन के साथ ब्लड के अंदर बाइंड करती है, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो लूज हो जाती है, जिसकी वजह से सफोकेशन काज होती है और अल्टीमेटली डेथ अकर हो जाती है। तो इसके बाद जो थर्ड नंबर पे गैस है वो है वाटर गैस। जो वाटर गैस की पहले कंपोजिशन की बात करते हैं तो वाटर गैस की जो कंपोजिशन है उसमें 40% कार्बन मोनोऑक्साइड है, 50% हाइड्रोजन गैस है, जबकि जो रिमेनिंग होते हैं वो, जबकि जो 10% है वो रिमेनिंग होते हैं गैसेस। उसके बाद फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें हम कोक के ऊपर से स्टीम को गुजारते होते हैं, जिससे हमारे पास CO+H2 जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं वाटर गैस बनती होती है। इसको हम यूज़ करते होते हैं बर्निंग पर्पजेज के लिए। फोर्थ नंबर पे है जी कार्बोरेटेड गैस। जो कार्बोरेटेड गैस है इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसकी कंपोजिशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है 35%, हाइड्रोजन होती है 35% और जो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं मीन के जिनके अंदर कार्बन का कंटेंट कम होता है वो 20% होते हैं और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वगैरह प्रेजेंट होते हैं 10%। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते होते हैं, लिक्विड फ्यूल से इसको एक्सट्रैक्ट करते होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 प्लस जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी कि जो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो फॉर्मेशन के अंदर देखते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय द बर्निंग ऑफ अ लिक्विड फ्यूल। जब हम लिक्विड फ्यूल की बर्निंग वगैरह करवाते होते हैं व्हेन इट इज बर्न्ड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में इसकी बर्निंग करवाते होते हैं लिक्विड फ्यूल की तो उसके रिजल्ट में कार्बोरेटेड गैस बनती होती है। बेसिकली लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन जो सी होती है इसकी सप्लाई दो तरह से होती है, एक होती है लिमिटेड सप्लाई और एक होती है फ्री सप्लाई। जब हम फ्यूल की बर्निंग करवाएंगे लिमिटेड सप्लाई में तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, जबकि अगर हम फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्निंग का प्रोसेस करवाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती होती है। सो लिक्विड फ्यूल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड और नीडेड इन द मार्केट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल। तो लिक्विड फ्यूल से बेसिकली हम कन्वर्ट करते हैं गैसियस फ्यूल को।
उसके बाद फिफ्थ नंबर पे लास्ट है जी कोल गैस। कोल गैस की कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें जो हाइड्रोजन होती है वो 50% होती है, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 30% होता है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन 5% प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन की बात करें, जो लिक्विड फ्यूल होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, उसके ऊपर से हम स्टीम को गुजारते होते हैं, पास करवाते होते हैं, तो रिजल्ट में बनती होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 प्लस अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। उसके बाद हाउ टू फाइंड अ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस तरह से, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम डिफरेंट जो फ्यूल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह, इनकी हम परसेंटेज को फाइंड आउट करते होते हैं। तो इसके लिए हमें एक अपरेटस चाहिए होता है जिसका नाम होता है ओरसैट अपरेटस। ठीक है। इसको हम बेसिकली जो हमने पीछे एनालिसिस पढ़े थे, प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट एनालिसिस, तो अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर इसको हम यूज़ करते होते हैं। जिस तरह हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज़ किया था उसी तरह से हम इसको भी यूज़ करते होते हैं ओरसैट अपरेटस को। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पास बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं उनके एनालिसिस करने के लिए जो हमें अपरेटस रिक्वायर्ड होता है, दैट इज द ओरसैट अपरेटस। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कंबस्टन चैम्बर से कमिंग बाहर निकलती होती है, उनके हम एनालिसिस करते होते हैं। इसको हम फ्लू गैस कहते होते हैं। ठीक है। तो इसके एनालिसिस करने के लिए फ्लू गैस को हम क्या करते होते हैं, और साट अपरेटस में लेके जाते हैं और इसमें हम डिफरेंट जो गैसेस होती हैं उनकी परसेंटेज और उनका वेट मालूम करते होते हैं कैलकुलेशन से। तो आगे अगर हम इसको देखें, और साट अपरेटस बेसिकली होता क्या है, इसमें हमारे पास थ्री वे स्ट्रोक कोक होता है। apparatus की बात करें तो इसमें तीन तरह के हमारे पास होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है। उसके बाद अल्कलाइन पायरोजिनोल है जो कि ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन करता है। और उसके अलावा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है जी जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन करता है। तो इस तरह से हम तीनों की जो सी है अब्जॉर्प्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने वाटर जैकेट रखी है और ये लेवलिंग बोतल है, जो कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इन दोनों के डिफरेंस से वैल्यू को मालूम करेंगे कि जब हमने फ्लू गैस को पास करवाया तो पहले वॉल्यूम क्या था और बाद में क्या चेंज आया था जबकि ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगी कि पार्टिकुलर गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की या कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है। तो ये जो सा लेवलिंग बॉटल होती है ये रेज करेगा और लोअर करेगा। ठीक है। जब हम गैस को ऐड करेंगे तो रेज करेगा, जब इसकी ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो इसका जो वाटर रेजर्वर का जो लेवल होगा वो लो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस को नोट करेंगे। अब बारी बारी हम देखते हैं। सबसे पहले है जी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑब्जॉर्प्शन करवाएगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो कि फर्स्ट है हमारे पास। तो इसमें क्या होगा, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे फ्लू गैस से, ठीक है, यहाँ ये हमारे पास क्या है, इनलेट है जहाँ से हम फ्लू गैस को ऐड करवाएंगे। फ्लू गैस क्या होता है कि जब हम फ्यूल की बर्निंग करवाते हैं तो इसके अंदर जो मिक्सचर ऑफ गैसेज होती हैं उसको हम बोलते होते हैं फ्लू गैस। ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जोन से हमारे पास जब हम ऐड करेंगे फ्लू गैस के अंदर, फ्लू गैस को ऐड करेंगे और साथ अपरेटस के अंदर, तो जो वाटर रेजर्वर का लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, लोअर होगा। ठीक है। और जब इसकी ऑब्जॉर्प्शन करवाएंगे तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, वाटर रिजर्वर का लो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस नोट करेंगे, पहले ओरिजिनल वॉल्यूम का और फिर बाद में वॉल्यूम ऑफ गैसेस का, जब CO2 की क्या होगी थी, ऑब्जॉर्प्शन होगी थी, जिससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कितनी परसेंटेज थी और वो कितनी ऑब्जॉर्ब हुई है। उसके बाद है जी ऑक्सीजन की ऑब्जॉर्प्शन। तो ऑक्सीजन की ऑब्जॉर्प्शन सेकंड चैम्बर में होगी, इस पार्ट में अल्कलाइन पायरोजिनोल करवाएगा। तो जो ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन होती है वो करवाता है अल्काइन पैराजोल। इसके बताया 25 ग्राम हम इसके अंदर बनता कैसे होता है, 25 ग्राम पायरोजिनोल प्लस 200 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड 500 ml डिस्टिल्ड वाटर। तो ये इसकी फॉर्मेशन बताई हुई है, अल्कलाइन किस तरह से हम बनाते होते हैं। तो बाकी सेम प्रोसीजर होता है कि जब हम इसको फ्लू गैस के अंदर ऐड करते हैं तो वो उसका वाटर का जो रेजर्वर का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है, रेज होता है। तो जब इसकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है ऑक्सीजन की तो उसका जो लेवल होता है वो लो हो जाता है। हम डिफरेंस को नोट करते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम को और बाद में जब ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन हुई थी, जिससे हम जो ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन की वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करते होते हैं। अच्छा जी, थर्ड और लास्ट नंबर पे है जी अब्जॉर्प्शन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड फ्लू गैस के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन होती है वो ऑब्जर्व करता है एमोनिकल क्यूप्रस कोलोराइड, ये जो सा थर्ड चैम्बर है और सट अपरेटस के अंदर। ठीक है। तो इससे हम नोट करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी अब्जॉर्प्शन हुई है। तो ये जो सा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है ये बनता कैसे होता है,
क्यूप्रस क्लोराइड 100 ग्राम लेते हैं प्लस 125 ml लिक्विड लेते हैं नाइट्रोजन, और 375 ml के अंदर हम इसको डिजोल्व करते होते हैं। और इसकी अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि जौन सी कार्बन पहले की तरह हम डिफरेंस को नोट करेंगे। जब फ्लू गैस एंटर करवाएंगे तो जो वाटर रिजर्वर का लेवल होगा वो रेज होगा, और जब इसकी ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा ओरिजिनल वॉल्यूम और आफ्टर ऑब्जॉर्प्शन वॉल्यूम, तो उसको हम नोट करेंगे। ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये बहुत लो होती है, ठीक है। तो इसको हम जो मेजर करते होते हैं तो बहुत केयरफुली करते होते हैं, क्योंकि इसका जो कंटेंट होता है वो बहुत लो होता है, माइनर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम और साठ ऑपरेटर्स को यूज करते होते हैं डिफरेंट गैसेस डिफरेंट कंटेंट्स को मेजर करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि ये जो से फ्लू गैस के एनालिसिस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले ये होता है कि जो फ्लू गैस के एनालिसिस हमें पता चल जाता है कि आया कि कंप्लीट कंबस्टन हुई है या नहीं हुई। ये हमें बेसिकली किस तरह से पता चलेगा कि अगर तो हमारे पास जौन सी कंबस्टन है वो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट नहीं होगा, इट मीन्स कि कंबस्टन जौन सी है वो कंप्लीट है। और अगर होगा तो इट मीन्स कि जो कंबस्टन हुई है वो इनकम्प्लीट है। अच्छा, जो उसके बाद जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो थर्ड नंबर पे है कि जब एनालिसिस करते हैं फ्लू गैस के, तो वो इंडिकेट करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि जब इनकम्प्लीट कंबस्टन यानी कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और अगर फ्री सप्लाई होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि आया कि जो फ्लू गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके बाद जो फोर्थ लास्ट नंबर पे है जी कि इफ़ देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर हमारे पास जो ऑक्सीजन होगी वो फ्री सप्लाई में होगी तो कंबस्टन विल बी कंप्लीट, ठीक है। और इस तरह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। बेसिकली जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जौन सी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये बेसिकली किलर और पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, जो कि हेमोग्लोबिन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है और हेमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से सफोकेशन काज करती है और अल्टीमेटली डेथ कर हो जाती है। तो इसलिए और साइड अपरेटस के अंदर मेनली जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है और इसका रिमूवल करवाना, ठीक है। सो दिस इज टुडेज लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।